मैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पहली बार में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। दोनों हथेलियों को बंद आंखों पे रखेंगे। धीरे से दोनों हाथों को फेस से होते हुए पूरे शरीर पे लगाएंगे। सभी को नमस्ते। ओम। नमस्ते सभी को। और स्क्रीन प्रेजेंट करके हायर एजुकेशन में जितने भी क्लास हुआ है उसमें रिवीजन किए होंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज जो है जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे जो है पढ़ेंगे। कुछ ऐड किए हैं इसमें, आज पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। बताए थे ना कि ऋग्वेद के बारे में नहीं लिखे थे, तो सिलेबस का पता ही है। शिक्षा के बारे में इसका शाब्दिक अर्थ और डिफिनेशन, उद्देश्य, भारत में जो है 3 स्तर की शिक्षा, भारत में शिक्षा के 3 स्तर पर कार्य करती है ये बताए थे। और यही ऐड किए हैं प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत मुख्यतः 4 हैं। जितने भी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये कि इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत जो है 4 है। कौन कौन? धर्म ग्रंथ से जानते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से जानते हैं। आवाज जा रही है सही से? जी सर। जी जी सर। हाँ, जी सर। स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही है ना? हाँ जी। सर। चलिए, तो ये 4 ये है स्रोत है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक सामग्रियां। विदेशी यात्री विदेश से जो आए थे, इतने तिब्बत से, चीन से और जगह से भी आए थे, तो वो सब जो उसके ये यात्रियों का जो अपना जो वक्तव्य रखा है भारत के बारे में, इतिहास के बारे में, वो उसके द्वारा जानते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, जो भी धरोहर चीज है हमारे, उसके द्वारा जो है भारत पुरातात्विक सामग्रियों द्वारा जो है प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत 4 है, मुख्यतः 4 है। पहला जो है धार्मिक ग्रंथ है ना। तो धार्मिक ग्रंथ में क्या होता है कि धार्मिक ग्रंथों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, एक होता है ब्रह्मोन्नोत्तर धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण मीन्स ऋग्वेद और ये सब आता है, और उसके बाद जो है जो ऋग्वेद इस सब को नहीं मानते हैं वैसे और ऋग्वेद के बाद के जो ये है ग्रंथ है, वैसे ग्रंथ को बोलते हैं ब्रह्मणोत्तर ग्रंथ। जिससे आगे लिखा हुआ है बौद्ध जैन ये सब जो है आते हैं। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है इसी में आते हैं, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में। पहला है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। इसके तहत वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य आदि आते हैं। ठीक है। वेद क्या है? वेद की जो मेन पॉइंट लिए हैं, बहुत सारा ये नहीं जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम वही सब छोटे छोटे चीज, सब ये सब चीज आप लोग जानते हैं, योग में जितने भी जुड़े होते हैं सभी सारे लोग जानते हैं इसको। ठीक है। तो वेदों की संख्या 4 है। इसमें प्रथम 3 बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर त्रयी कहा जाता है।
ऐसे इस चीज को हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, तो उसी के उस टाइम में पीडीएफ शेयर नहीं हुआ था, ये ऐड नहीं था। चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद विश्व का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है, ठीक है। ऋग्वेद। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को देखिए, यहाँ है वही चीज। ऋग्वेद वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है। वेद तो है, उसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। उस पर ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 मतलब 1028 सूक्त शामिल है, ठीक है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता समर्पित है। ऋग्वेद में वर्णित लोकप्रिय मंत्र गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है। याद रखिएगा पॉइंट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऋग्वेद में जो है मंत्र है किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में 9वें मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। यूपीएससी का तैयारी करता है उसमें भी ये पूछा जाता है, और यूजीसी नेट में यदि डीपली क्वेश्चन पूछेगा तब ये आएगा आपको, नहीं तो ऊपर से ही रहेगा इसे। सी। और सामवेद के बारे में है। साम का अर्थ होता है गान, अतः सामवेद पूरी तरह पद में लिखा गया वेद है। यह भारतीय संगीत का जननी ग्रंथ भी कहते हैं, इसको जननी ग्रंथ भी है। और सामवेद का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। पीडीएफ शेयर करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यजुर्वेद, यह कर्मकांड प्रधान वेद है। कर्मकांड जितना भी पूजा, गृह प्रवेश या श्राद्ध, ये सारा चीज जो है यजुर्वेद में है। इस मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहा जाता है। और यह गद और पद में रचित वेद है, यजुर्वेद। और सबसे लास्ट वेद जो है यह है अथर्ववेद, चौथा वेद जो है। यह अथर्वा ऋषि द्वारा संकलित होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। किसके कारण? अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित होने के कारण जो है इसे अथर्ववेद कहते हैं, इसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है जादू टोना, साफ, वशीकरण, विवाह, प्रेम, अंधविश्वास, भूगोल, खगोल, आयुर्वेद संबंध डेहडर और सब भी है। और संबंधित मंत्र दिए गए हैं, इससे संबंधित जो है मंत्र सब दिए गए हैं अथर्ववेद में। यह सबसे नवीन वेद है, मतलब लास्ट में यही वेद बना है। और अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है गुरु जी, जी, आपने अथर्ववेद में जादू टोना बताया, तो ये तो कर्मकांड में नहीं आ गया जी? नहीं, ये जादू टोना जितना भी एक वर्ड यहाँ नहीं लिखे हैं, हाँ लिख दिए, हाँ ये है। तो अंधविश्वासी जो भी चीज आता है ना वो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अंधविश्वास यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वर्ड यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बीच में ही ऐड किए थे, यहाँ रहते तो अब समझ जाते। जितना भी अंधविश्वास हो गया, साफ हो गया, वशीकरण हो गया, ये सारा चीज जो है इसी में अथर्ववेद में आता है। और एक पॉजिटिव चीज भी है इसमें, आयुर्वेद भी है, भूगोल खगोल की भी जानकारी है। तो इसमें जो है ये आया है। सर सामवेद में जो ये यजुर्वेद है सर, इसमें यज्ञ का भी वर्णन मिलता है ना यजुर्वेद में? हाँ, यज्ञ का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। अब आगे जो है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितने हैं? 108, सभी लोग बताइए। 108। हाँ, उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। और उपनिषदों को ब्रह्म विद्या एवं वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। मुंडको उपनिषद से हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। और बृहदारण्यक
को उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, इतना ही। पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इस सब डिटेल जो है ना आपको यूनिट पेपर 2 में यूनिट जो पढ़िएगा 2 में है, और तो उसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ जो जहाँ से जितना क्वेश्चन आता है वो सब लिए हैं, सिर्फ मेन मेन पॉइंट। अभी वेदांग से ये हो गया। वेदांग कितनी संख्या है? 6 है। 6 कौन कौन है ये दे दिया जाएगा आपको मिलान करने के लिए भी। तो अब स्मृति है, एक होता है स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, और सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना गया है, मनुस्मृति ग्रंथ को। आरण्यक जो है इसमें रहस्यात्मक मतलब ज्ञान एवं दार्शनिक मतों की व्याख्या मिलती है। आरण्यक में क्या किस चीज का पढ़ाई करते हैं, अति मिलते हैं व्याख्या, ज्ञान भी बोल सकते हैं या रहस्यात्मक और दार्शनिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, व्याख्या मिलता है। महाकाव्य, महाकाव्य में महाभारत एवं रामायण 2 ग्रंथ आते हैं, जिसमें महाभारत जो है, महाभारत की रचना का स्रोत वेद व्यास, महाभारत की रचना का श्रेय किसे दिया गया है? वेद व्यास को दिया गया है, वेद व्यास जी को दिया जाता है, और इसे जय संहिता भी कहा जाता है। इसमें कितने अध्याय है? 18 पर्व है। चैप्टर्स 18 है ना सर? हाँ, चैप्टर 18, या इसको पर्व के नाम से जानते हैं, पर्वों के नाम से। और ये रामायण जो है इसकी रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, और यह 7 कांडों में विभक्त है, 7 अध्याय में कांड बोलते हैं उसको। और ब्रह्मणोत्तर ग्रंथ, ये ग्रंथ को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। यही पेज छूटा हुआ था, और ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा के इतिहास ये सब हो चुका है। हम लोग चलते हैं जहां हम लोग कंप्लीट किए थे, पढ़ लिए थे, रूसा के बारे में पढ़ लिए थे, नीति आयोग और यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लिए थे। हाँ, विश्वविद्यालय पढ़ने वाले थे। तो विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय शब्द का आंग्ल भाषा में रूपांतर यूनिवर्सिटी है, और जिसका उद्गम लैटिन भाषा के शब्द यूनिवर्सिटास से हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य विशिष्ट सहचार्य। विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए कुलाधिपति, कुलपति, प्रबंधीय समिति, सीनेट और विद्या परिषद, शिक्षा समिति, एकेडमिक काउंसिल और रजिस्ट्रार, खेल कूद परिषद आदि होते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में इतना चीज होते हैं। कुलाधिपति जिसको चांसलर बोलते हैं, और वीसी कुलपति वीसी, और प्रबंधीय समिति मैनेजमेंट कमेटी होते हैं। विद्या परिषद जो कि ये करिकुलम तैयार करते हैं, और इसके बाद है शिक्षा समिति, एकेडमिक काउंसिल, रजिस्ट्रार और खेलकूद परिषद आदि होते हैं। क्या क्या होते हैं और पढ़ेंगे डिटेल। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का होना जरूरी है। आधारभूत मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज जो भी हो उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना का होना जरूरी है विश्वविद्यालय में। और सामान्यतः प्रत्येक यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम उनके अनुसार होती है। हर एक यूनिवर्सिटी के अपना अपना पाठ्यक्रम होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम एक जैसा हो सकता है। कुछ ऐसा कुछ जगह जो है, कुछ जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, इग्नू का पाठ्यक्रम जो है
आप ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी जो है उपयोग करते हैं। तो कुछ जगह जो है ओपन यूनिवर्सिटी है तो ये पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पाए तो उनसे सहमति लेके ये उपयोग कर सकते हैं। पाठ्यक्रम मतलब कि करिकुलम उसको जो है करा है कि सामान्यतः प्रत्येक यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम उनके अनुसार होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में दो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम एक जैसा हो सकता है। ठीक है, समझ गए इसको? मैसेज करते रहिए जी सर। फोन पे। जी सर। ओके। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अपने अपने मूल्यांकन इवैल्यूएशन की मापदंड क्राइटेरिया होते हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के जो इवैल्यूएशन का जो है क्राइटेरिया अपने अपने होते हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षिक, एकेडमिक एवं प्रशासनिक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव, विश्वविद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक नेतृत्व करता है कौन? वीसी, वाइस चांसलर होते हैं। जबकि राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों का या केंद्र के तमाम विश्वविद्यालयों का प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव नेतृत्व करता है उनके कुलाधिपति चांसलर होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो है ये प्रशासनिक बात करेगी, इसको ध्यान से, इससे कंफ्यूजन ये मिलाने के लिए भी रहता है, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को सभी लोग, कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक एकेडमिक विभाग को और ये एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग को नेतृत्व कौन करता है? वीसी, जो यूनिवर्सिटी में रहती है। और जबकि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय का या केंद्र के तमाम विश्वविद्यालय, हर एक जिस स्टेट में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके कड़ा तमाम विश्वविद्यालय का, केंद्र के तमाम विश्वविद्यालय का प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव नेतृत्व करता है उनके कुलाधिपति जैसे कि हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। और कुलपति कौन होते हैं? हर यूनिवर्सिटी के अपने अपना वीसी होते हैं कुलपति। ठीक है, ये समझे? इसमें क्लियर किसी को नहीं होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए सभी लोग का, नहीं तो फिर से बताएंगे इस पॉइंट। जी सर जी। कुलाधिपति यानी राज्यपाल ना? हाँ, कुलाधिपति मतलब राज्यपाल। Okay, समझ गए? सर केंद्र में जी तो सर। सर राष्ट्रपति होता है वैसे। हाँ, केंद्र का जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। ये तो आगे उसमें बता ही दिया है ना, आगे वाला पेज में, इसमें कुलाधिपति इसका कौन है, जी जी। आगे कुलपति ये बताओ। है, राष्ट्रपति इसमें होता है, स्टेट का राज्यपाल होता है। कुलाधिपति, हाँ। एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत ढेर सारे कॉलेज अंगीभूत हो सकते हैं। एक विश्वविद्यालय जो कोई भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है, जो भी यूनिवर्सिटी से मान्यता लेके अपना कॉलेज चला सकते हैं। कई कॉलेज होते हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अब प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय, अब जो छूट गया था, हम लोग बोल रहे थे ना कि बाद में पढ़ेंगे तक्षशिला इस सब के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे पहला विश्वविद्यालय, विश्व का जो है बोला जाएगा प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। तो कह प्राचीन भारत में गंधार राज्य में इस स्थापित विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह 700 ईसा पूर्व 3000 वर्ष पूर्व में स्थापित, ईसा में पूछे जाएगा तो 700 ईसा पूर्व, और वर्ष में पूछे जाएगा तो ये 3000 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई थी। अगला पॉइंट जो है यहाँ जो है, जहां विश्व भर से उच्च अध्ययन करने के लिए, उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए, मतलब 10,500 बोल रहे हैं, हाँ 10,500 जो है से अधिक छात्र आते थे उस टाइम में। काफी छात्र थे, 10,500 उस टाइम के लिए। छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर होता था, और उम्र क्या था उस टाइम में? 16 वर्ष। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है, ये भी पूछता है, और ये जितना पॉइंट है सारा जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। स्पेशलाइजेशन उस टाइम में विशेषज्ञता क्या थी इसके?
इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्पेशलाइजेशन था, वेद में अध्ययन कराते थे और दर्शन व्याकरण आयुर्वेद कृषि शल्य चिकित्सा से ज्यादा फेमस है, और राजनीति शास्त्र धनुर्विद्या खगोल विज्ञान वाणिज्य मीन्स कॉमर्स संगीत और नृत्य आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य कौटिल्य, इसको चाणक्य को जो है कौटिल्य भी कहीं कहीं लिखा हुआ आ सकता है, या ऑप्शन में विष्णुगुप्त भी रह सकता है, ये चाणक्य को ही बोला जाता है, ठीक है। और पाणिनि उस टाइम में जो है चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा और जीवक जैसे महान दार्शनिकों ने भी यहीं से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में चाणक्य जो है यहाँ के आचार्य चाणक्य और सुश्रुत थे। और वर्ष 1980 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 1980 में 1980 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसको। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अभी तक कितना क्वेश्चन आता है, इतना में ही आता है, इतना ही पॉइंट से। और कुछ विशेष यदि जानना होगा तो आप लोग के पास बुक होगा तो और सब पढ़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपना, लेकिन मेन में पॉइंट हमें यही लगा तो इतना लिख दिए हैं अपने नोट्स में। और आप लोग को लगेगा कि हमें इसको ऐड करना है तो कर लीजिएगा, ऐसे सफिशिएंट है इतना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं, ये भी प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह जो कि मगध बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, और कहाँ है, बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, ठीक है। और राजा कुमारगुप्त 5वीं शताब्दी मतलब 415 से 455 ईस्वी इसका ये ने नालंदा ने बौद्ध भिक्षुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम मठ बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 5वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा, याद रखिएगा, कुमारगुप्त के द्वारा याद। और 5वीं शताब्दी में या ईस्वी है 415 से 455 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था, मठ बना था। ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रथम मठ बनवाया गया था। और जगह भी बौद्ध भिक्षु के लिए मठ बनवाया गया, वहां भी मतलब गुजरात में भी, लेकिन सबसे पहले जो है प्रथम मठ कहाँ बना था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जिला में। प्रवेश इंट्रेंस टेस्ट बाय गेट कीपर, द्वारपाल लेते थे। इसका जो इंट्रेंस टेस्ट होता था, वो जो क्या कहते हैं, जो भी ये छात्र आते हैं एडमिशन लेने के लिए, उसका कौन लेते थे? द्वारपाल। समझ लीजिए वहां के गेट कीपर कितना इंटेलेक्चुअल आदमी थे। वो प्रवेश इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा उसका एडमिशन होता था बच्चों का, वहां जो अध्ययन करने आते थे। बौद्ध धर्म महायान की पढ़ाई होती थी यहाँ पर, और किस भाषा में होती थी? पाली भाषा में। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। मतलब कि ये 10:2, मतलब 10 स्टूडेंट पर 2 शिक्षक थे। नहीं, 5 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक, हाँ 10 स्टूडेंट पर, ठीक है। रेशियो में पूछे यदि कितने शिक्षक थे तो 3, ये तीनों कट गया, ये कटेगा और ये 2 कटेगा, तो यहाँ 1, यहाँ 5। इससे हमको लिखने नहीं आता सही से। चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग? जी सर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति या अध्यक्ष शिलभद्र थे। कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति और अध्यक्ष शिलभद्र थे।
इसमें एक पुस्तकालय जो 3 भवनों में स्थित था, जिसमें एक भवन 9 मंजिल का था। एक भवन जो है 9 मंजिल था, जिसका नाम रत्नासागर था। नालंदा विश्वविद्यालय सरस्वती नदी के किनारे हैं, जो सूख गई है अभी। कभी कभी पूछता है कि कौन सा नदी गंगा नदी की कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पे है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पता है आप लोग को? जी हिस्ट्री से है। जी सर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में है। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट जो है ये हो गया, पुस्तकालय बारे में पढ़ लिए। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय सरस्वती नदी के किनारे है, जो सूख गई है। 7वीं सदी में चीनी यात्री और विद्वान ह्वेनसांग आए थे। 7वीं सदी में आए थे कौन? चीनी यात्री। ये बनी थे 5वीं शताब्दी में, ये आए थे 7वीं में। और ये विद्वान जो है चीनी यात्री विद्वान ह्वेनसांग आए थे। और अध्ययन क्षेत्र जो है इसका जो है स्पेशलाइजेशन क्या था? वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन और शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र एवं खगोल शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। इसके पाठ्यक्रम में जो है ये सब था। वेद, वेदांत, सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या और ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र एवं खगोल शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। और वर्ष 1202 में बख्तियार खिलजी ने अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया, आग लगा के इसे नष्ट कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी ने। सबसे बहुत यहाँ पर अच्छे अच्छे पुस्तक थे इस यूनिवर्सिटी में, इसके लाइब्रेरी में, सब जल के राख हो गया, इन्होंने आग लगा दिया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उस टाइम में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। ये भी प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल किया। और आचार्य अतीश दीपंकर हुआ करते थे। इसके जो आचार्य थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, अतीश दीपंकर हुआ करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का और अंतिमचक गांव में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय में जो है व्याकरण, न्याय, ग्रामर और लॉ का, फिलोसफी का, तंत्र का जो है के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। विश्वविद्यालय के केंद्र में विद्यागृह, विश्वविद्यालय जहाँ था वहां पर उसके केंद्र में जो है, बीच में जो है विद्यागृह मुख्य व्याख्यान कक्ष था, जो सभी बच्चों के लिए जो है मुख्य जो है एक तरह से व्याख्यान का कक्ष कौन था? विद्यागृह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पूछेगा कि मुख्य व्याख्यान का कक्ष कौन का क्या नाम है, तो विद्यागृह याद रखिए। अब आते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। यह गुजरात के सौराष्ट्र भाग में स्थित है। गुजरात में सौराष्ट्र भाग में स्थित है। जो गुजरात से हैं जानते होंगे। और स्थापना लगभग 470 ईस्वी में मैत्रिक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। बौद्ध धर्म हीनयान की अध्ययन केंद्र था। महायान का अध्ययन केंद्र कहाँ था? अभी बताए थे, नालंदा। नालंदा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है वल्लभी विश्वविद्यालय में जो है हीनयान की अध्ययन केंद्र था। यहाँ हीनयान की पढ़ाई होती थी, बौद्ध धर्म का हीनयान की पढ़ाई होती थी। चलिए हो गया। अब जगदल्ला विश्वविद्यालय, इससे इतना ही पूछा जाता है। वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में पूछेगा कि यहाँ कौन सा जगह है गुजरात में, या मिलान करने के लिए देगा तो लगा दीजिएगा। पूछेगा कि कौन सा जगह जो है
कौन सा ये विश्वविद्यालय में, प्राचीन विश्वविद्यालय में जो हीनयान की पढ़ाई होती थी, तो वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है। जगदल्ला विश्वविद्यालय स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और संस्थापक कौन थे? राजा रामपाल। यह लगभग 100 वर्ष तक तांत्रिक बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में रहा है। ये वहां पर जो है तांत्रिक पढ़ाई जाती थी, तांत्रिक का और तांत्रिक की पढ़ाई होती थी। बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में रहा है ये जगदल्ला विश्वविद्यालय। मिथिला राजा जनक के टाइम का है ये। मिथिला विश्वविद्यालय न्याय और तर्क शास्त्र के उच्च एवं विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में था। ये भी जो है अभी ये भी बिहार में ही है और दरभंगा में स्थित है मिथिला विश्वविद्यालय। यहाँ जो है न्याय और तर्कशास्त्र पूछता है कि न्याय और तर्कशास्त्र का विशेष अध्ययन कहाँ होता था, तो यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ रहेगा आगे, तो मिलान कर दीजिएगा मिथिला विश्वविद्यालय में। यहाँ प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और बाकी आगे पढ़ेंगे। फिर विश्वविद्यालय की कहानी और है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। सर नालंदा विश्वविद्यालय अब है या नहीं? है नहीं, वो खत्म हो गया, फिर से ये रीस्ट्रक्चर ये बना कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका, रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन वहां नहीं हुआ, उससे हटके हुआ था, धरोहर है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, अब जो क्वेश्चन आता है ये सबसे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारत सरकार की, ये सब चीज जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन में पूछता है। अब इस टाइप का ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। मूक का फुल फॉर्म पूछ देगा। मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, आप लोग पढ़े होंगे इसमें टीचिंग में जो है ये सब, यह यूजीसी के द्वारा चलता है। मूक किसके द्वारा चलता है? यूजीसी के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म ज्यादा पूछता है। और मैं इस शॉर्ट में दिया हुआ रहेगा, इसको फुल फॉर्म पूछेगा तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स याद ही रखिए, याद कर लीजिए। और किसके द्वारा संचालित होती है? ये यूजीसी के द्वारा चलता है। ठीक है। और NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, ये NSQF का फुल फॉर्म है, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा भी बोलते हैं। और यह एक योग्यता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के अनुसार व्यवस्थित करता है। ये राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एक फ्रेमवर्क है जो कि किस किस चीज पर? ज्ञान, कौशल और योग्यता के अनुसार व्यवस्थित करता है। फिर आगे फुल फॉर्म है एक NDLI, इस तरह से फुल फॉर्म बहुत सारा पूछता रहता है, देख ये कर लीजिएगा। आप लोग सभी के पास ये होगा बुक, KVS मैदान सभी लोग ले लिए होंगे, होगा भी कुछ लोग को, जो लोग जिन लोग के पास नहीं होगा उसमें है बहुत सारा फुल फॉर्म, देख लीजिएगा। और भी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। शोध गंगा, शोध गंगा के बारे में पूछता है। भारत के शोध प्रबंधों को का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स भंडार है। जो थेसिस होता है वहाँ ये शोध गंगा में ये करता है, जमा किया जाता है, शोध प्रबंध का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स भंडार है। यूजीसी के जून 2009 के यूजीसी ने इसे जो है जून 2009 के एक आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के लिए अपने शोध प्रबंधों को जमा करना अनिवार्य बना दिया गया है। साक्षात अधिगम को साध्य बनाने के लिए, साक्षात क्या है? अधिगम को जो है, लर्निंग को जो है साध्य आसान बनाने के लिए, जो है मानने के लिए एक शैक्षणिक है साक्षात।
डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों को जारी करने तथा सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म है। सारांश, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर चाइल्ड। सारांश में वो बच्चों के लिए जो है ना, एक सपोर्ट के लिए कुछ कुछ वहाँ रहता है, इसके द्वारा बच्चों के लिए हेल्पफुल है ये। ई कल्प क्या है? ई कल्प जो है फार्मर सपोर्ट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ई कल्प जो है फार्मर को सपोर्ट करने के लिए और लर्निंग इन्वायरमेंट है में है इसका योगदान। और ई यंत्र क्या है? ई यंत्र रोबोटिक्स है। और स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे। स्वयं का स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यहाँ तक ये सब है। बाकी जो है ये आपको पीडीएफ यहाँ दिया हुआ है, स्वयं का पूरा डिटेल, ज्ञान का, समन्वय का इसमें दिया हुआ है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जो दिक्कत होगा कल पूछिएगा आप लोग, जो समझ में नहीं आएगा। आज पीडीएफ शेयर कर देंगे इसका। ये नई शिक्षा नीति है, क्योंकि आज लैपटॉप का बैटरी की हो गया, डाउन हो गया है। दिख रहा है स्क्रीन अच्छा से? दिख रहा है सर, वैसे तो हल्का सा ब्लर है। ब्लर है ना? चलो ठीक। आज जो पढ़ाई हुई है उसमें किसी को कोई प्रश्न? सर आगे जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय सर अभी वर्तमान में कहाँ है वो? क्योंकि जो वो गांधार है ये तो। पाकिस्तान में पढ़ता है वो अब। गांधार सर अभी फिलहाल, हाँ गांधार तो सर शायद अफगानिस्तान में हो सर, हाँ, ऐसे ही अफगानिस्तान। याद है मेरी सर। अभी इसको देख लीजिएगा। और नई एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा दें क्या, कंप्लीट कर दें क्या? से रिलेटेड और कुछ एजुकेटिव यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेते हैं। हाँ, विश्वविद्यालयों के वैधानिक निकाय जो है, स्टडी बॉडीज में जो है ऑफ यूनिवर्सिटी में जो कौन कौन से आते हैं इसको देख लीजिए। इसमें सीनेट होता है, कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज, वित्त समिति और बोर्ड एवं समितियां, इसका सबका कार्य दिया हुआ है। सीनेट जो है एक तरह से ये विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शासी निकाय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषयों, केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में इसे कोर्ट के रूप में जाना जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय में इसे सीनेट कहा जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसे किसको क्या बोलते हैं? कोर्ट, और राज्य में जो है इसे सीनेट कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मामले में ऐसा निकाय विद्यमान नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी में जो है, इग्नू में जो है, इसका जो है निकाय ये मान्य नहीं है उसमें। सामान्य तौर पर विश्वविद्यालय के प्रत्येक कोर्ट या सीनेट में लगभग 100 या इससे भी अधिक सदस्य होते हैं। इसमें कुछ पदेन सदस्य विभिन्न व्यवसायों से और उद्योगों से प्रतिनिधि करते हैं या संबंध महाविद्यालय के प्राचार्य, छात्र और गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो उसमें जो है शिक्षण में नहीं है वैसे कर्मचारी भी, और पूर्व छात्र, महाविद्यालय से जो पास आउट छात्र हैं यूनिवर्सिटी से वैसे छात्र भी, और कुछ शिक्षक मनोनीत सदस्य होते हैं सीनेट में। और सदस्य कितने बोले? लगभग 100 या उससे अधिक सदस्य होते हैं सीनेट में। इसके मुख्यतः कार्य निम्नलिखित होते हैं।
इसे सर्वोच्च वैधानिक निकाय विश्वविद्यालय में सभी मुख्य निर्णय लेने का क्षमता होती है। जो भी यूनिवर्सिटी है उसको जो है उसमें यूनिवर्सिटी में जो है डिसीजन लेना है, उसके इसमें सीनेट के द्वारा ये निर्णय ले सकते हैं सभी सदस्य मिलके। यह विश्वविद्यालय के बजट को नियंत्रित करता है। जो भी फिनांस ये फंड आती है सरकार के द्वारा उसको जो है अपने तरीके से खर्च करते हैं और सर्वाधिक रिपोर्ट पर विचार करता है और उस पर वह प्रस्ताव पारित करता है। सब मिलके जिससे संसद से प्रस्ताव पारित होता है ना, उसी तरह से ये लोग जो है सीनेट के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन के शिक्षा के लिए अपना जो है प्रस्ताव पारित करते हैं। यह विश्वविद्यालय के अधिनियमों की समीक्षा करता है और विश्वविद्यालय के प्रमुख निकायों की भूमिकाओं की जांच करता है। यह जब भी आवश्यक हो अधिनियमों को संशोधित और निरस्त करता है। ये अधिनियम कोई बना के उसको जो है खत्म भी कर सकता है लोग। यह नए कॉलेज की स्थापना और नए व पुराने दोनों को बनाए रखने के लिए अध्यादेश पारित करता है। नए कॉलेज की स्थापना के लिए ये सीनेट से भी यूनिवर्सिटी से कोई कॉलेज ये लेती है, मान्यता लेती है, तो इस कर है कि इससे ये लोग जो है पारित करेंगे उसको। यह शिक्षण और प्रशासनिक पदों की स्थापना का भी पर्यवेक्षण करता है। जितना भी टीचर है उसको और एडमिनिस्ट्रेशन पद पर जो भी है उसको जो है पद को स्थापना का भी पर्यवेक्षण करता, देख रेख करता है और डिग्री प्रदान करने का उत्तरदायित्व इसका होता है। यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिलती है। कोर्ट सीनेट अपनी शक्ति को किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के किसी भी निकाय को जैसा वह उचित समझे प्रत्यायोजित डेलीगेट कर सकता है। ये सीनेट जैसा अपना यूनिवर्सिटी को लीड करना चाहे, चलाना चाहे, उस तरह से कर सकता है। सीनेट के बाद हम लोग का क्या था, सीनेट के बाद कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट या प्रबंधन बोर्ड इसको बोलते हैं। ये है 2 नंबर पर यूनिवर्सिटी में होती है कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रमुख शासकीय निकाय को कार्यकारी परिषद के रूप में जाना जाता है। राज्य के विश्वविद्यालय में इसे सिंडिकेट या कार्यकारी परिषद या प्रबंधन बोर्ड कहा जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रमुख शासकीय निकाय को कार्यकारी परिषद के नाम से के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसे क्या बोलते हैं, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और राज्य के विश्वविद्यालयों में इसे सिंडिकेट या कार्यकारी परिषद या प्रबंधन बोर्ड कहा जाता है। विश्वविद्यालय के सभी ये सब चीज का सिर्फ जानकारी रखिए कि आपको जो है ये सब चीज होता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप एक असिस्टेंट, ये सब इसलिए नेट में जोड़ा है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं ना, तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए ये सब चीज की जानकारी दी जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या बोला जा रहा है, सिंडिकेट बोल रहता है, बोर्ड कहीं रहेगा, और राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी में उसको कार्यकारी परिषद या प्रबंधन बोर्ड बोलते हैं। और इसका कार्य क्या क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख पदाधिकारी इस निकाय के पदेन सदस्य होते हैं। जितना भी विश्वविद्यालय के, चाहे वीसी हो, चाहे बर्सर हो, चाहे उसमें एक और पोस्ट होता है, जितना भी प्रिंसिपल हो, इसके जो है पदाधिकारी इसके निकाय के पदेन सदस्य होते हैं। इसमें पूर्व छात्रों के प्रधानाचार्यों, पहले की छात्र के प्रधानाचार्य और संकाय दोनों के प्रतिनिधि, साथ ही सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं, सरकारी ऑफिसर भी इसमें रह सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भी परिषद में नामित किया जाता है। जो एजुकेशन में काफी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को जो है, इनका बुक छपा हुआ है, वैसे व्यक्ति के जो इंटेलेक्चुअल है, वैसे व्यक्ति को, शिक्षा में जो रुचि रखते हैं, वैसे प्रमुख व्यक्तियों को भी परिषद में नामित किया जाता है, जोड़ा जाता है। और खाते निवेश, जितना खर्च होता है वो देखना, निवेश के कहाँ
फंड को निवेश करेंगे, मतलब लगाएंगे, जो यूनिवर्सिटी के लिए आती है यूजीसी के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, संपत्ति, विश्वविद्यालय के व्यवसाय और अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक विषयों का प्रबंध एवं विनिमय करता है। बहुत सारा मैनेजमेंट के को जो है सभी का जो है ये देख रेख करता है। यह संगठन कॉलेज के लिए अध्यादेश पारित करता है और इन परिषद, सिंडिकेट, प्रबंध बोर्ड वित्त धनराशि संबंधित कॉलेजों के प्रभावी प्रबंधन की निगरानी करता है। सभी जितना भी प्रबंधीय बोर्ड है उसको जो है ये निगरानी देख रेख करता है। यह प्रकाशन विभाग, जो भी यूनिवर्सिटी के प्रकाशन पब्लिकेशन विभाग है, पब्लिकेशन विभाग और विश्वविद्यालय के प्रेस होता है ना, को भी नियंत्रित और रख रखाव करता है। इनके पास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की शिकायतों का श्रवण एवं निवारण का अवसर भी रहता है। कोई भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी है, उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो है सुनेंगे, उसका निदान भी निकालेंगे। इनके मनोरंजन के अवसर प्रदान करना भी इनके कार्य क्षेत्र में आता है। कल्चरल प्रोग्राम या कोई भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा जो है कराने का जो है मनोरंजन का, वो इन्हीं से परमिशन लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में कराना हुआ तो प्रबंध बोर्ड से, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा। इस निकाय के पास विश्वविद्यालय के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालय के कुछ यथोचित विषयों पर विचार करने का अधिकार समिति को सौंपने की भी शक्ति है। जितने भी ये है, मतलब विश्वविद्यालय से कुछ यथोचित विषयों पर विचार, कुछ एक्स्ट्रा जो है कुछ फंक्शन के लिए जो है ये अपना निर्णय ले सकते हैं। एकेडमिक काउंसिल, यही इसमें ये जो होता है एकेडमिक काउंसिल, ये पाठ्य पुस्तक को भी निर्धारित करता है क्या ऐड करना, यही होगा इसमें। कह विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें डीन और अध्ययन विभाग, स्टडी विभाग होता है, अध्ययन विभाग, विद्यालय के प्रमुख सम्मिलित हैं, एक अकादमिक परिषद के पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियल, क्या लिखा, ऑफिशियो मेंबर है, मेंबर्स होते हैं। पदेन सदस्य के लिए प्रतिनिधित्व सामान्य तौर पर रोटेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। कुछ विश्वविद्यालय में छात्रों की इस निकाय में प्रतिनिधित्व भी मिलता है। यदि किसी विश्वविद्यालय के अपने संगठन प्रबंध महाविद्यालय है तो इन महाविद्यालय के प्राचार्य भी इस निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी विश्वविद्यालय के अपने संगठन संबंधित महाविद्यालय, अच्छा, किसी विश्वविद्यालय का अपना एक अलग कॉलेज, वो संबंधित जो भी कॉलेज है, तो इन महाविद्यालय के प्राचार्य भी इस निकाय का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है, उस कॉलेज के जो प्राचार्य है वो भी इसके प्रतिनिधित्व करता है। कुछ एकेडमिक काउंसिल में अपना योगदान दे सकता है, लिख सकता है, उसमें एडवाइस दे सकता है। एक विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व छात्रों के लिए पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों, बोले थे ना कि करिकुलम, पाठ्यक्रमों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना, इसमें निर्देश, परीक्षा, इसमें जो है मतलब कि इंस्ट्रक्शन, एग्जाम, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो है आदि में मानकों को रख रखाव भी सम्मिलित है। ये इसका जो एकेडमिक काउंसिल का काम क्या क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं छात्र को क्या क्या करना है, और परीक्षा जो है कब लेना है, परीक्षा का कब डेट फाइनल करना है, क्या करना है, ये इसी का है। और मूल्यांकन किस पद्धति से करना है, ये सारा जो है यही बोर्ड करते हैं, कर रहा है। रखरखाव अकादमिक परिषद पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कार्यशाला आदि के नियंत्रण और प्रबंध सहित सभी शैक्षिक मामलों पर कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट, प्रबंधन बोर्ड के सलाहकार के रूप में काम करती है।
यही जो है यूपर वाला जितना है इसको सलाह देते हैं। इतना जो ऊपर में बोर्ड सब अभी पढ़े हम लोग 2 ऊपर में, उनको जो है सलाह देने का काम करेगा कि हमें इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में इस चीज का जरूरत है और ऐसा ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग। तो इसलिए कला प्रबंधीय बोर्ड को प्रस्ताव देता है, तो उसके बाद वो लोग ऊपर से निर्णय लेके पारित करता है कि ये चीज का डिमांड है। ठीक है, 3 और चौथा है अकादमिक, नहीं इसमें और है, अकादमिक परिषद का यह उत्तरदायित्व है कि संघ का यह संकाय या प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर इंटरनल और एक्सटर्नल अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना। जो भी शोध होता है इंटरनल एक्सटर्नल, उस पर बढ़ावा गतिविधि एक्टिविटी में जो है बढ़ावा देना। अन्य विश्वविद्यालयों के डिप्लोमा और डिग्री की मान्यता देना और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति करना भी, मतलब कि कोई नया पाठ्यक्रम को ऐड किया, नया सब्जेक्ट जैसे योगा को ऐड किया, तो उसके लिए जो है जो भी कमेटी बनेगा समितियों की नियुक्ति करना भी इन्हीं का काम है, करना इसके उत्तरदायित्व का भाग है। या छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने में भी रुचि लेता है। परिषद ऐसी अन्य शक्तियों और उत्तरदायित्वों का प्रयोग करती है जो विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रस्ताव के तहत उनके अपेक्षित होती है। बहुत अच्छा ये है बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल, अकादमिक परिषद, इसी के द्वारा जो है छात्र का अधिकतर कल्याण की काम होती है। लग रहा है ज्यादा हो रहा होगा, ये 5 जो है ना कल पढ़ते हैं, 4 और 5 आगे पढ़ते हैं, जो है बच गया कौन कौन, 4, 5, 6 ये वित्तीय समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज, वित्तीय समिति, बोर्ड ऑफ समितियां। ठीक है, एक दिन में ज्यादा ये करवा देने से जो है दिक्कत होगी आप लोग को। थोड़ा सा इसको आज शेयर कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। हाँ इसमें कुछ पूछना होगा आप लोग को, सिर्फ अभी आप लोग को पढ़ पढ़ के समझाते गए हैं, कुछ नोट किए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये पेज थोड़े ब्लर आ रहे हैं तो सर। तो फिर से भेज देंगे खींच के, हुआ तो ऐड कर देंगे इसको। सर ये इसमें बुक में है जो ये इसकी है केवीएस मैदान में सर। ये दिया हुआ सर। जी सर, थैंक यू सर। 7, 2, 7, 8, 9, 10 लोग सिर्फ जुड़े हुए हैं लास्ट टाइम में ना टोटल। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछ लें, कुछ क्वेश्चन। जी सर। वेदांत की संख्या की मैसेज कीजिए फटाफट। वेदांत की संख्या 6, बहुत बढ़िया। और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना गया है? ऋग्वेद। चलिए अच्छा है, तो स्क्रीन प्रेजेंट कर ले, बंद करते हैं। और स्मृति पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ? स्मृति पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा यूनिवर्सिटी में न्याय की पढ़ाई थी? ये न्याय और क्या था, न्याय की पढ़ाई होती थी? मिथिला। बहुत बढ़िया, आ गया जवाब।
महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? बढ़िया, जय संगीता। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत। बहुत बढ़िया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। बहुत बढ़िया। सबसे प्राचीन पुराण? मत्स्य पुराण। चलिए यूनिवर्सिटी में आते हैं। पाठ पुस्तक करिकुलम की जो है ये पाठ्य पुस्तक और करिकुलम को देख रेख कौन करते हैं विश्वविद्यालय में? मैसेज कीजिए, अभी लास्ट में पढ़ाए थे। विद्या परिषद बताए थे ना, विद्या परिषद या एकेडमिक काउंसिल। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आँख बंद करके लास्ट और कुछ क्वेश्चन? सर आपने जो लास्ट में यूनिवर्सिटीज पढ़ाई थी, यूनिवर्सिटी काउंसिल वगैरह, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, कल ठीक से फिर से पढ़ा देंगे, उसको रिवीजन कर देंगे थोड़ा। नहीं, यूनिवर्सिटी जो है ना, जैसे यूनिवर्सिटी भी चलाने जो भी चलती है यूनिवर्सिटी ना, उसका एक हर चीज का एक एडमिनिस्ट्रेटिव या संविधान होती है, समझिए एक तरह से। तो उस संविधान के तहत ही चलते हैं। जैसे कि उसका कोई भी यूनिवर्सिटी का जो है एकेडमिक और एकेडमिक विभाग मतलब शैक्षिक विभाग और प्रशासनिक विभाग दोनों को देख रेख कौन करते हैं? वीसी बोले थे ना, वाइस चांसलर। सिर्फ जब बात करेगी कि प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग देख रेख कौन करते हैं, तो वहां पर के चांसलर की बात हो जाएगी। तो इसी तरह से सबसे हायर पोस्ट कौन है? चांसलर, तब वीसी, और उसके बाद उसके नीचे जो है धीरे धीरे प्रबंधीय बोर्ड होता है। उसके बाद जो है आपको एक और बोर्ड है, काउंसिल है, और उसके बाद है एकेडमिक काउंसिल है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप है, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है। सब उसमें बोर्ड के मेंबर होते हैं, सब यूनिवर्सिटी के लिए प्लानिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी को और अच्छे से आगे डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, वहाँ के बच्चों को क्या क्या और जोड़ना चाहिए एजुकेशन में। तो इस सब चीज के बारे में जो है, कहाँ से फंड जो आती है उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, किस चीज में लगाना है, प्लेग्राउंड बनाना है, प्लेग्राउंड को ये करना है, फूल पत्ती लगाना है, सब चीज जो है उसमें मैनेजमेंट के हाथ में रहती है। एकेडमिक विभाग का काम होता है एजुकेशन विभाग, ये शैक्षिक विभाग को देखना, उसको जो है पर टीचिंग विभाग को देखना। दो विभाग होता है, एक होता है यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट को देखती है, एक होता है कि आपको एकेडमिक को देखती है, शैक्षिक को। एक पढ़ाने के काम करते हैं, जितना भी ये प्रोफेसर लोग हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये लोग क्या करते हैं, सभी पढ़ाने का काम करते हैं। उसी में से कोई भी कुछ बोर्ड का मेंबर बन जाते हैं या विभाग अध्यक्ष बन जाते हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल कोई उसमें रहते हैं, फिर वो उसी में बरसर होते हैं पोस्ट, फिर फिनांस देखने के लिए, मैनेजमेंट देखने के लिए उसी में से रहता है। लेकिन जो बोर्ड में चले जाते हैं तो उस और एक होता है टीचिंग विभाग को देखना। आप डेस्क बेंच टूट गया या कुछ भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ये हो गया, गड़बड़ी हो गया,
तो उसको ठीक करने के लिए कौन देखेंगे, कौन ठीक करेंगे? मैनेजमेंट विभाग देखेंगे, और नहीं, उस टीचर का काम नहीं है। टीचर यदि वो बोर्ड में है तब उसका भी उत्तरदायित्व होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस विभाग को देखना। यदि नहीं है तो वो टीचर का नहीं है, वो बोर्ड, आप विभाग से जाके बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट विभाग से, कि सर ये चीज चाहिए इस क्लासरूम में, समझे? उसी तरह से है। और इसको और डिटेल से आप PDF शेयर कर देंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। कुछ पूछ रहे हैं महेश जी? नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहे, ऐसे थैंक यू कहा था। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेते हैं, दोनों एब्रो के बीच में माइंड कंसंट्रेट, सुप्रीम पावर को याद करके एक बार ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को रब करके इस पर शेक लगा लीजिए। सभी लोग को नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते सर। सर कुछ पूछना था। क्या बोले? सर को पूछना था सर कुछ। अभी जो जैसे आप ये करते हो सर शांति पाठ, तो उसमें सर आप माँ कष्ट दुख भाग वही नहीं बोलते सर, तो वो शब्द माँ पुण्य बोलते सर वहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ सभी लोग, लेकिन माँ कष्ट दुख भाग भवेत बोलते हैं। थोड़ा सा जी इसमें जी ये कुछ अच्छे लोगों से हम कुछ बात किए तो उस पर जो है ना, जी इसमें जी बोला गया माँ कष्ट दुख भाग भवेत, मतलब दुख जो अभी है ना उसको भगा रहे हैं आप। परमानेंट जो है दुख भाग भवेत होता है, दुख माँ पुण्यात, दुख माँ पुण्यात हो जाएगा, तो उस हमेशा के लिए दुख ये चला जाएगा। अभी का जो दुख दूर करने के लिए वो आप भाग भवेत शब्द यूज करते हैं। हमेशा के लिए दुख को दूर करना चाहते हैं तो माँ पुण्यात यूज किया जाता है, ठीक है। जी और आप लोग को हम ऐसे ये नमस्कार भी किए, तो ऐसे जो है ना नमस्कार होता है कि मन यहाँ होता है, दोनों यहाँ टच किए और हृदय से, तो मन और हृदय से, आत्मा से नमस्कार करते हैं। तो इसलिए ऐसे नमस्कार शब्द जो होता है, भारतीय संस्कृति में अभिवादन के लिए जो है ये शब्द के इस्तेमाल किया जाता है। ये जीके में यदि कहीं इंटरव्यू में पूछ भी सकता है कि अभिवादन के लिए भारतीय संस्कृति में किस शब्द का उपयोग किया जाता है, नमस्कार के। आप ऐसे कोई यूनिवर्सिटी या कोई टीचर कहीं से कोई संस्था से पढ़ लेते आते हैं, अध्ययन जुड़े रहते हैं, तो हरि ओम, कहीं ओम, ये सब चलती है। लेकिन भारतीय संस्कृति की जब बात होती है अभिवादन के लिए, तो वहां पर नमस्कार शब्द होते हैं। नमस्ते सिर्फ, नमस्ते भी करते हैं लोग, लेकिन नमस्ते सिर्फ हो जाता है सिर्फ उस आत्मा को कर रहे हैं सिर्फ। नमस्कार हो जाता है कि व्यक्ति और आत्मा दोनों के लिए कर रहे हैं, इसलिए नमस्ते और नमस्कार में यही अंतर है, ठीक है। और जी कुछ सर। प्रणाम 3 तरह का होता है, आप लोग जान लीजिए। एक होता है पैर छू के प्रणाम, जिसके प्रति आपको श्रद्धा है उसको एक करते हैं। एक होता है साष्टांग प्रणाम, सबसे ऊपर पहला प्रणाम होता है साष्टांग प्रणाम, सुप्रीम पावर को किया जाता है, जिसको आप इष्ट मानते हैं। जैसे हम लोग का इष्ट यहाँ है तो इसको साष्टांग प्रणाम किया जाता है। कुछ लोग जो है करते हैं इसको कुछ जो श्रद्धा है जिनके व्यक्ति, जिससे कुछ आप ये लगता है कि अच्छे व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोग को पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो उसको एक होता है नॉर्मल, छोटे बड़े सभी को जो है नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। ये विशेष ज्ञान के अंतर्गत रहा। इसमें कुछ डाउट? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।